नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, आज हम क्लास 12th की सेकंड डेरिवेशन कूलॉम के नियम का वेक्टर या सदिश स्वरूप के बारे में जानेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो जैसे कि कूलॉम के नियम में हमने जाना था कि कूलॉम का नियम जो है वो बल के बारे में हमें बता रहा था, ठीक है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सदिश राशि का अर्थ है कि उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो इसी वजह से बल का एक सदिश रूप भी सामने आएगा जो कि दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब जैसे कि दिशा की बात हो रही है, इस कारण हमें x, y और z एक्सिस लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर x, y और z एक्स को ले लिया, ठीक है। इसके बाद जैसा कि कूलॉम के नियम में हमने लिया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पर भी हम दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेंगे, ठीक है, जिनकी मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका एक निर्देश पॉइंट है, एक निर्देश बिंदु है। इसी कारण हम क्या करेंगे कि Q1 और Q2 हमने दो बिंदु आवेश लिया जिनके मूल बिंदु से दूरी R1 व R2 है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, इस कंडीशन के अनुसार देखें, तो Q1 और Q2 हमने दोनों धन आवेशित लिए, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्षण करने का अर्थ क्या है, क्योंकि दो समान आवेशित जो वस्तुएं होंगी वो सदैव एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात आपका समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका Q1 के ऊपर Q2 के थ्रो, यानी Q2 के द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F12, ठीक है। पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, या Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा F21, ठीक है, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। इसका अर्थ क्या है कि पहला आवेश Q1 है तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। इन्हीं के आधार पर अगर हम स्थिति सदिश को देखें तो स्थिति सदिश भी मेरा क्या हो जाएगा, Q1 के पास हमारा R12 और Q2 के पास R21, ठीक है। अगर हम इन स्थिति सदिशों के बारे में बात करें तो स्थिति सदिश, इनका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि R12 का अर्थ क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर। इसी तरीके से R21, इसका अर्थ क्या है, R2 माइनस R1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कंसिडर किया हुआ है और इन्हीं दो कंडीशंस को हम ध्यान में रखते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि कूलॉम के नियम में हमने पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² होता था। यही हमारा कूलॉम्स लॉ हमें बताता था जब हमने लास्ट डेरिवेशन में सीखा है, उसी के आधार पर। अब यहाँ पर स्थिति सदिश के आधार पर अगर हम लें तो Q1 पर Q2 के कारण जो बल है वो हमारा क्या हो जाएगा, F12 बल है तो सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोई माध्यम नहीं ले रखा इसलिए हम यहाँ पर K को इंक्लूड नहीं करेंगे, परावैद्युतांक नहीं आएगा। इसके बाद Q1 और Q2 आवेश इक्वल है, एक जैसे ही है, यानी Q1 और Q2 के रूप में ही लिए हुए हैं। अब R², R क्या है हमारा, Q1 के पास जो R है वो क्या है हमारे पास R12, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर R12 का स्क्वायर, ठीक है। इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या टर्म बन जाएगी, R12 कैप। यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, यूनिट वेक्टर यानी कि आपका एकांक सदिश। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो सदैव 1 होता है, इसी कारण इसका परिमाण अगर 1 हो जाएगा तो इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका मान जो है इसके बारे में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ए कैप के रूप में पढ़ा था। तो ए कैप बराबर हम लिखते थे वहां पर ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण। तो इसको हम इसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, और R12 कैप है जैसे कि ए कैप है, तो ए कैप का क्या लिया था, एक वेक्टर, यानी कि यहाँ पर R12 वेक्टर और अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण, यानी R12 वेक्टर का परिमाण। ठीक है, परिमाण का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और इसकी दिशा को हमें नहीं कंसीडर करना। तो Q1 Q2 अपॉन में, अब अगर हम यहाँ पर Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस देखें या Q2 से Q1 तक के बारे में बात करें, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, परिमाण में तो डिस्टेंस बराबर ही है, केवल डायरेक्शन ही तो स्थिति सदिशों की अलग अलग जा रही है, बाकी इसका परिमाण तो एक समान है। ठीक है, तो इसीलिए परिमाण क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसकी तरह ही, तो हम ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर था ही और ये एक टर्म और आ गई तो क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये बचा R12 का वेक्टर, इसको इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे 1। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, यानी Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल होगा वो इसी के अकॉर्डिंग मैं समीकरण 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से ही लूंगी क्योंकि सेम ही स्टेप फॉलो होंगे दोबारा से। तो यहाँ पर अगर हम Q2 के आधार पर ले रहे हैं तो Q2 के आधार पर फोर्स क्या लिया हुआ है मैंने, F21 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहीं से ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी फिर एकांक वेक्टर R21 मानते चलेंगे, तो फिर आगे सेम ही स्टेप को फॉलो करना होता है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए ये इसी प्रकार वर्ड लिख दिया। तो यहाँ पर R21 की क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा R21 वेक्टर, इक्वेशन 2। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस चाहे यहाँ से यहाँ तक मेजर्ड कर रहे हो स्थिति सदिश की या Q2 से Q1 की ओर, तो ये कह सकते हैं कि R12 और R21 परिमाण में समान है, परंतु इनकी दिशाएं जो हैं वो एक दूसरे से विपरीत हैं। तो R12 व R21 एक दूसरे के समान परंतु समान है, परंतु इनकी दिशाएं विपरीत हैं। अब अगर इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसका अर्थ क्या है, हम ये लिख सकते हैं R12 जो है वेक्टर R12 वेक्टर R21 के इक्वल है, बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में हमने 11th में पढ़ा भी है इसके बारे में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं हो सकते। अगर उन्हें इक्वल करना है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही थी वेक्टर्स की 11th में भी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वेक्टरों की केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लाइक R12 इज नॉट इक्वल टू R21 बट R12 जो है वो बराबर होगा R21 के, जब हम यहाँ पर एक टर्म में माइनस लगा देंगे। तो ये हमारे इस समय में क्या हो गए, बराबर। अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2 देखें तो बाकी सारी टर्म्स तो देखो सिमिलर ही हैं। ठीक है, बाकी ये वाली टर्म्स तो हमारी सिमिलर है क्योंकि मैं कह चुकी हूँ R21 का परिमाण R12 के इक्वल है, तो परिमाण तो इक्वल ही होगा। केवल डिफरेंस क्या आ रहा था, R12 और R12 और R21 के वेक्टर वाली फॉर्म में, जिसको हमने यहाँ पर आपका देख लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बल है, बल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, परंतु इनकी दिशाएं अलग अलग होंगी, बल का परिमाण एक समान होगा, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ
तीसरे नियम पर आधारित है। तो कूलाम का जो सदिश रूप है वो किसके नियम पर आधारित हो रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्योंकि न्यूटन का तीसरा ही नियम कहता है कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम, ठीक है, जो आपका होता है कि एक वस्तु पर हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं रिवर्स में वस्तु भी उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो दोनों फोर्स इक्वल है परंतु दिशाएं विपरीत है, यानी रिवर्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित कह सकते हैं। आई होप आप सभी को कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।